हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, अब तक आपने जो युद्ध देखा था यह एक ट्रेलर था। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर कि यह जो युद्ध अभी चल रहा था यह एक ट्रेलर था। फिल्म अभी शुरू होगी। अब आप कहेंगे सर इस युद्ध से हमारा लेना देना क्या है, हमें तो यह समझना है। तो मैं आपको गीता जी के एक श्लोक से प्रेरित एक चीज बता देता हूं। आपने सुना जरूर होगा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु लोगों का उद्धार करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए हर बार धर्म की स्थापना होगी, मैं जन्म लूंगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये सेंटेंस, ये श्लोक मैं क्यों बोल रहा हूं इस बीच में, इसका संबंध समझा देता हूं। क्योंकि हर शास्त्र में यह वर्णित है कि आज वो मुकाम आ गया है कि इन दोनों में इतना भीषण संग्राम होगा। जैसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका कहता है मैं ईरान को एग्जिस्टेंस को खत्म कर दूंगा, और ईरान कह रहा है कि हम पर रहने या ना रहने का खतरा है, यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो हम भी कसम उठाते हैं कि जितना गल्फ है, ओमान, कतर, बहरीन, जितना भी गल्फ कंट्रीज है, हम सबको खत्म कर देंगे। यानी मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, क्या इस्लाम का सबसे बड़ा एरिया खत्म होने जा रहा है? कमेंट में लिख देना मेरे दोस्त, क्योंकि शास्त्रों ने इसकी तरफ इशारा किया है। भूमिका भी वैसी ही बनती जा रही है। अब आपको आगे समझा देता हूं, एक एक धागा खोलेंगे, समझते चलना कि इतना बड़ा महासंग्राम क्यों जन्म ले रहा है। चलिए, और एक क्वेश्चन मुझसे पिछले वीडियो में कुछ मेरे सम्माननीय लोगों ने पूछा था कि सर हमको यह बताइए, यह अमेरिका की इतनी औकात कैसे हो जाती है कि सब पर टैरिफ लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है। थोड़ा इस खेल को समझा देना, तो वो भी आज समझाऊंगा। और एक आदमी के बारे में और आज बात करने वाला हूं। एक मौलाना है जो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे और 5 वक्त के नमाजी थे। वो कौन सा नशा कर रहा है, उसकी दवाई भी आज इसी आर्टिकल में करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए धागे खोलते एक एक करके, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे जाबाज। ईरान वॉर्न्स द यूएस स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज अ रेड लाइन। ईरान ने वार्निंग दे दिया अमेरिका को कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक रेड लाइन है, और अगर तुमने रेड लाइन क्रॉस की तो हम भूल जाएंगे कि कौन सी संधि हुई थी, क्या हुआ था। यानी जमीन का नहीं, पानी का एक ऐसा कचरा जो पूरे के पूरे इलाके की मौत बनकर उनके ऊपर मंडरा रहा है, उस पर बात कर रहा हूं। आपको बताऊंगा क्या हुआ है पिछली रात थर्सडे को। आज फ्राइडे, थर्सडे को क्या कहा गया देख लेना एक बार। ये देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज रेड लाइन है। अगर इस पर एक भी आक्रमण हुआ या इसकी लाइन क्रॉस करी, मैं बता रहा हूं आपको, हजारों की संख्या में माइंस बिछा दिए गए हैं, वाटर माइंस ईरान के द्वारा, और उसको खुद भी उनकी लोकेशन नहीं पता। देखिए, ये चलता फिरता आग का गोला है, नुकसान करवाएगा। ये देखिए यहां पर मेरे प्यारे भाई, 5th फ्लीट को फिर अटैक करके नाश्ते नाबूद कर दिया गया है, और कहा गया है कि अगर कोई भी एग्रेशन होता है अमेरिका की तरफ से तो मिट्टी में मिला देंगे। सेंटेंस सुन लीजिए, स्ट्रेटेजिकली उसका रिटेलिएशन करेंगे, उनको खत्म कर देंगे। अब आपको दिखाता हूं जबरदस्त चीज। आप जिसका इंतजार कर रहे थे, ये वही आर्टिकल है। जियोपॉलिटिकल डॉट्स को कनेक्ट करना, चीजें मैं क्लैरिफाई करूंगा, मेरा कमिटमेंट है आपको सरल से सरल भाषा में। देखिए, ये टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई, ये सारी जगह का है, अफगान, ये सारी जगह का है, ये अमेरिका के बेस हैं। यहां यूएस के आर्मी बेस हैं, एयरफोर्स बेस हैं, नेवल बेसेस हैं। इन सब पर आक्रमण कर रहा है कौन? ईरान। और कह दिया है कि अगर हम मरे, वो एक कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले, वही वाली कहावत यहां पर सच हो रही है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेकर डूबेंगे, इन सारे इलाके को लेकर डूबेंगे। अब आप देखिए कहां कहां अटैक कर रहा है ईरान। ये 1 2 3 4 5 6, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इसमें? एक तो कुवैत, एक कतर और एक ओमान, 6वें नंबर का। अब सऊदी ने भी हमला किया है, ध्यान रखना, और सऊदी के खिलाफ हूथियों ने आहुति दे दी है यज्ञ के अंदर कि सऊदी को नाश्ते नाबूद कर देंगे। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अब उत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक यह रिवाइव किया जाएगा, और रिवाइव करने का तरीका उसका एक ही है, यह तीसरी खुलेगी, और तीसरी खुलेगी तो सर्वनाश होगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, यह अमेरिका के बेसिस की हालत बता रहा हूं आपको, यह 5th फ्लीट की हालत है, अल सलीम एयरबेस है, ये एयरबेस की हालत है ये। अब आप कहेंगे सर ईरान तो बहुत तगड़े तरीके से तैयार है। देखो दोस्तों, ईरान ने खुद मान लिया है कि मुझ पर जिंदगी और मौत का खतरा है, क्योंकि हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जब फुल फ्लैज वॉर होगा, अमेरिका वर्सेस ईरान हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि ईरान को मिटना होगा।
लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उसको ऐसे नहीं मिटाया जा सकता कि मारा और मिटा दिया। वो इनको आधे से ज्यादा खत्म कर देगा, इनके सगे संबंधियों को भी और इनको भी। ये तो उसने बनाया है क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है, उसकी जो आकृति है वो ऐसी है। वहां छुप के ये बार करेंगे। मिलिट्री एग्रेशन अगर ईरान में हो जाता है तो अमेरिका हारेगा। फिलहाल दुनिया के सामने अमेरिका हार चुका है और इसी चीज के ऊपर कल मीटिंग हुई है। आप स्टीव विटकॉफ का मुंह देख लेना, भैरा भैरा के पड़ रहा है अपने जनरलों पर कि क्या हम ईरान से भी हार गए, क्या ऐसी तैसी की पावर है, हम मारो इनको। ये मीटिंग हो रही है मेरे प्यारे भाई। और अब ये युद्ध, क्या मैंने क्या कहा था, ये जो हो रहा था इतने में ही इतना नुकसान हो गया, इतनी दिक्कत हो गई। तो अब समझिए ये तो ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। आप देखते जाना क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि 2 से 3 दिन में जो हमारे अटैक्स हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। अब आपको थोड़ा और दिखा दें, देखिए ये खत्म कर दी गई है। सबसे बड़ा बौखलाहट देखिए ना, हु द हेल आर यू, यू स्टूपिड ब्लडी, ये कह रहा है ऐसे, ये उड़ा दी गई है। आप कहेंगे सर ये क्या है, इतनी बड़ी चीज है क्या ये उड़ा दी। ये 1 मिनट के अंदर 4500 राउंड फायर करती है। ये वो रडार है, वो इंटरसेप्टर है कि 4500 राउंड फायर करती है विद पर मिनट। मेरे दोस्त, इसको उड़ा दिया गया है ईरान के द्वारा। अब देखिए इसमें जो बेस पर हमला किया है, इसमें सिर्फ ईरान के ये नहीं उड़ाई गई है, लेकिन इसके साथ कैजुअलिटीज भी बताई जा रही हैं। ईरान कह रहा है कि 100% इनके सोल्जर मरे हैं और बहुत सारे घायल हैं, ये तो हमारे पास सबूत है। अमेरिका ने अभी ये नहीं कहा है। अमेरिका का कौन सा अखबार है, रियूटर्स। अब देखिए आपको एक बात बताऊं, अमेरिका का इतना नुकसान हो रहा है लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कोई दिखा रही है, नहीं दिखाएगी। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं दिखा रही है, तो दिखाना चाहिए। अमेरिका तो दुश्मन हो चुका है भारत का, दुश्मन तो भले ही हो चुका है लेकिन इनको नौकरी भी करनी है अमेरिका की कंपनी में, इसलिए ये दिखा नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। इसलिए अमेरिका का नुकसान कोई दिखाना नहीं चाहता, टेंशन नहीं ले रहे। देखिए यहां पर ईरान पोजीशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अमेरिकन थ्रू दैट बाय अटैकिंग सम ऑफ आवर बेसेस ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री दे कुड टेक कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक स्टेट। वो समझते हैं कि कुछ साउथ के पार्ट्स पर, पोर्ट्स पर, आइलैंड्स पर अटैक करके अमेरिका हमसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले लेगा। वे उल्लू के पट्टे हैं, ये ईरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आगे आ जाइए यहां एक बार। हाउएवर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ दिस टेरिटरी एंड दिस मैटर इज नेवर डिपेंडेंट ऑन कोस्ट एंड आइलैंड। ये जो मामला आपने पैदा कर दिया है अटैक का और युद्ध का, ये अब किसी जमीन के टुकड़े, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पानी या किसी रिटेलिएशन पे किसी आइलैंड के ऊपर अटैक करने का निर्भर नहीं रह गया। अब ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी या तो हम रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। ये लड़ाई अब वहां आ गई है। ये कौन कह रहा है, ईरान कह रहा है। मैं ऐसे ही थोड़ी आपको बोल रहा था कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा है अब आप फिल्म देखेंगे। ये सबूत कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए आप। यही वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कि जिस पर एक गलती अमेरिका की आज पूरे विश्व के ऊपर कितना बड़ा डामाडोल कराए हुए। यहां देख लीजिए यूएस प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस का प्रेशर है, वो कह रहा है मैं टोल वसूलूंगा यहां से। ईरान कह रहा है मैं टोल वसूलूंगा यहां से। यूएस कह रहा है मैं 20% लूंगा, ईरान कह रहा है मैं 5% लूंगा। यूएस ने कहा मैं नहीं लूंगा, ईरान कह रहा है मैं तो लूंगा ही लूंगा। आप बताइए क्या ये युद्ध शांत हो जाएगा क्या? हां, एक तरीका तो है शांत होने का, वो डिस्कस करने जा रहा हूं, देखते रहना मेरे प्यारे भाई। यहां ईरान का रेस्पॉन्स है, वी विल अनडाउटेडली रेसिस्ट अंटिल द एंड एंड विल न्यूट्रलाइज अमेरिकन इंटरवेंशंस इन द रीजन। ये अनडाउटेड बात है, यानी इस पर बिल्कुल भी डाउट मत करना, कोई संदेह मत रखना कि हम अपनी अंतिम सांस तक आपका सामना करेंगे। ये ईरान का स्टेटमेंट है, समझ गए? अब आपको दिखा देता हूं कंडीशन फॉर रीओपनिंग द स्टेट। ईरान ने कंडीशन भी रखी है कि अगर अभी भी खुलवाना चाहते हो तो कंडीशन बता देता हूं। क्या है कंडीशन? कंडीशन यह है कि जो 14 पॉइंट का एजेंडा हमने बनाया था, ये 14 पॉइंट, उस पर यूएस मान जाए और यूएस जिस पर राजी हुआ था कि ईरान ही जो है वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रेगुलेट करेगा, इस पर तैयार हो जाए। हम आज भी पीस के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस पर दोबारा राजी हो जाता है अमेरिका तो ये तो पूरी दुनिया में थू थू हो रही है भाई। और एक और स्टेटमेंट बता देता हूं कि अगर अमेरिका राजी भी हो जाता है तो इजराइल का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, उसके प्रधानमंत्री का क्या कहा है उन्होंने कि अगर ईरान ने गलती से हमारे ऊपर एक आक्रमण और किया कोई भी, तो 10 गुना ताकत से आक्रमण होगा ईरान के ऊपर। और इजराइल अमेरिका की तरह नहीं है कि बोल दिया भक से थूक दिया चटाक से चाट गया, नहीं, उसने बोला है ना तो फिर ठोकेगा। और लोग यह भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ईरान की मीडिया क्या कह रही है कि अगर हम पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल भी किया गया तो अमेरिका ही कर सकता है, इजराइल की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यहां से वर्ल्ड वॉर 3 के निर्माण हो सकता है, क्योंकि उधर पुतिन भी सेम स्थिति में है। पुतिन का खेल खोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई, वो भी आप देखते रहना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये कह रहा है बंदा, वी आर एन एसेंशियल एंड एग्जिस्टेंशियल वॉर विद अमेरिका। हम एक जरूरी और जिंदगी मौत के साथ युद्ध में है अमेरिका के साथ, ये कह रहा है मोहम्मद बकर खलीफ।
ठीक है, नेगोशिएटर है। मोहम्मद अकरमेनियन ऑन थर्सडे स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच कैरिड आउट अबाउट द फिफ्थ ग्लोबल गैस शिपमेंट, यानी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है अमेरिका ने। ये ईरानियन कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला ठप कर दिया। खर्ग आइलैंड पे, बुशर आइलैंड पे, सब जगह पर इन्होंने क्या किया, सारे पावर प्लांट पर अटैक कर दिया है। चाबाहार पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इंडिया भी वहां से परेशान है, ध्यान रखना। अब आपको आगे बता देता हूं थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई। फिफ्थ ग्लोबल ऑयल एंड गैस शिपमेंट हिट बाई अमेरिका। अब आगे आ जाता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए एक बात। यानी अब मुझे एक बात बता दीजिए आप कि अमेरिका यहां उलझा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का भी तो सपोर्ट कर रहा है। यह खबर बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह कहानी आपको पता नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। तहरीके तालिबान यह वो संगठन है दुनिया का कि जिसके सिर्फ 2 दुश्मन हैं और दुनिया में इसकी दुश्मनी किसी से नहीं है। तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, केवल 2 दुश्मन है पूरी दुनिया में, और वो कौन है? पहला नंबर ये। और ये किस लिए? क्योंकि इसने ही इनको जन्म दिया था, पहली बात। दूसरा दुश्मन कौन है? क्योंकि इसने ही इसके साथ मिलकर ये जन्म करवाया था। तो अब सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। वो कहावत है ना कि सबसे बड़े दुश्मन कौन? सबसे पुराने दोस्त। तो इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था और आज यही इसके सबसे बड़े दुश्मन है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। क्योंकि पाकिस्तान एक दलाल मुल्क है, जयशंकर साहब कह चुके हैं। पैसे लेके पहले इसका निर्माण करवाया था और पैसे लेके ही पाकिस्तान ने अपने ही इन्हीं लोगों पर एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक करे, इनको मारा, पश्तूनों को मारा। जो पश्तून पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे उनको मारा, जो अफगानिस्तान के इलाके में पश्तून रहते थे उनको भी मारा। और उन दोनों का ग्रुप मिलकर जो बना था वो बना था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। शुरू में यह काम करते थे किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। सोवियत यूनियन जब वो वहां से चला गया तो अलकायदा का जन्म हुआ। अलकायदा ने उड़ा दिया अमेरिका के बेस को, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प लेके इनको यहां मारा और तब जन्म हुआ तहरीके तालिबान का। और तब से ये दोनों दुश्मन है इसकी। अब आगे की स्टोरी थोड़ी सी और शानदार हो जाती है। ये देख लीजिए, ये वही ओसामा बिन लादेन का अटैक है जो अमेरिका पर हुआ। उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आ गया, इनको खूब मारा गया और उसके बाद जन्म हुआ दोस्तों इसी में से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान का दुश्मन यही है सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो समझ लेना जाबाज, क्योंकि यह आपका ही प्रश्न था कि सर समझा दीजिए कि अमेरिका कैसे सब पर टैरिफ लगा देता है, इतनी हिम्मत कहां से आती है उसमें। तो समझा रहा हूं, समझने के लिए रेडी है। देख लीजिए ये क्या है, ये सऊदी अरब है। आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी है सऊदी अरब, आप तो गलत पिक्चर दिखा रहे। ये ऐसा ही था 90s 30s के दौर में। ये सऊदी अरब बहुत गरीब कंट्री था। वहां था क्या? रेत, खंडहर, रेगिस्तान, कुछ नहीं था। फिर अचानक से सऊदी ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इतना चेंज सऊदी में, क्या भगवान का आशीर्वाद आ गया या कुबेर ने आके अयोध्या की तरह कोई निर्माण कर दिया? हां, इसके जीवन में एक आदमी आया और उस आदमी ने सबका सारा खेल पलट दिया। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना आप, आज लड़ाई 3 देशों में है, चौथा देश ही नहीं है टक्कर में। देखिए खुल के बोल रहा हूं, 3 देश। सबसे पहले वर्ल्ड पावर अमेरिका, दूसरे पर वर्ल्ड पावर चाइना और तीसरे पर दुनिया की आने वाली वर्ल्ड पावर मेरा प्यारा भारत। इन 3 देशों में लड़ाई है। अब लड़ाई क्या है यह मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। यह खेल खोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट समझा दूंगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डॉट, इसीलिए तो जियोपॉलिटिक्स कह रहा हूं। इसका नाम है हेनरी किसिंजर, समझ गए? यही वो आदमी है जिसने अमेरिका को महान बना दिया, ग्रेट बना दिया, उसकी तस्वीर बदल दी। इस आदमी ने पैक्ट किया सऊदी अरब से और सऊदी अरब में तेल के लिए ढूंढा गया, सालों खुदाई हुई, कुछ नहीं मिला और फिर अचानक से वहां तेल मिल गया। और जब वहां तेल मिल गया तो इस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास तेल है और हमारे पास ताकत है, हम सुरक्षा देंगे, तुम तेल बेचिए। समझ गए? अब सुरक्षा फ्री में तो देंगे नहीं। तो मेरे प्यारे भाई आगे क्या होता है, तब यह कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है पेट्रो डॉलर। यानी आपसे जो तेल खरीदेगा, चूंकि यह तेल हमने अपनी मेहनत से मशीनों को लगाकर आपकी जिंदगी बदलवाने के लिए यहां खुदवाया है, तो तेल के मालिक तो आप ही रहेंगे, लेकिन सिक्योरिटी हम देंगे, यानी आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और पेट्रो डॉलर का मतलब है कि अब तेल दुनिया में कोई भी देश खरीदेगा तो उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा और डॉलर में ही तेल का व्यापार होगा। तो दुनिया ने डॉलर को खरीदा, अमेरिका ने धड़ाधड़ मशीनों में डॉलर छापा और दुनिया में डॉलर को फैला दिया कि तेल अगर किसी को चाहिए होगा तो डॉलर, गैस अगर किसी को चाहिए होगी तो डॉलर, क्रिटिकल मिनरल किसी को चाहिए होंगे तो चाइना ने अपनी करेंसी बना दी। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि करेंसी कैसे डोमिनेट करती है। तो दुनिया ने, जिनको तेल चाहिए था, जिनकी आबादी बढ़ी, हर आदमी ने अपने यहां डॉलर रखना शुरू कर दिया और डॉलर की इतनी बड़ी पावर हो गई, बहुत बड़ी पावर, यानी डॉलर एक फिक्स्ड रिजर्व करेंसी बन गया पूरी दुनिया के अंदर कि अब कोई किसी देश से कोई चीज खरीद रहा है तो डॉलर में बदलकर खरीदेगा। अब आप हर चीज मेरे पैसे से खरीद रहे हैं, आप कुछ चीज इलीगल खरीद रहे हैं या ज्यादा खरीद रहे हैं तो मैं अपने पैसे पर सैंक्शन लगा दूंगा
कहूंगा अगर तुम तेल खरीदते हो अब पड़ोसी से, तो जो डॉलर $50 दे रहे थे अब आपको $500 देना होगा, क्योंकि ये मेरी करेंसी है। इसलिए अमेरिका सैंक्शन लगाता है, क्योंकि दूसरी करेंसी में तो व्यापार ही नहीं हो रहा। भारत ने इसकी कोशिश करी है, रशिया से रुपए में और रूबल में क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है और एक नई ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी यह सफल नहीं हुआ है। कुछ हद तक हमने रुपए में सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए अभी भी हमको डॉलर की जरूरत पड़ रही है। बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर डाउन किया इंडिया ने, लेकिन फिर भी केवल इंडिया के डंप करने से डॉलर थोड़ी गिर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई समझ के चलना। देखिए, रशिया नेचुरल गैस का हब माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन यूक्रेन से युद्ध होने पर नेचुरल गैस की पूरी कनेक्टिविटी कट गई यूरोप के साथ, तो उसकी इकोनॉमी धड़ाम। और अमेरिका ने इसका फायदा उठाया। अमेरिका के पास जो गैस थी, उस गैस को उसने एलएनजी में कन्वर्ट किया, पहले लिक्विड बनाया और फिर टैंकरों में भर भर के उसने पूरे यूरोप में भिजवाना शुरू किया मेरे दोस्त। लेकिन यह बहुत महंगी पड़ी और यूरोप ने महंगे में खरीदी, तो अमेरिका की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ी। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है, क्यों रशिया को गिराना चाहता है कि नेचुरल गैस खरीदो, लेकिन ये वाली खरीदो, महंगी भी खरीदो। और रशिया बहुत सस्ते में नेचुरल गैस दे रहा था और पाइपलाइन से दे रहा था। पूरी पाइपलाइन बस्ट हो गई। किसमें? यूक्रेन के युद्ध में। सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहां मिलता है? वेनेजुएला में मिलता है, लेकिन यह बहुत ही गाढ़ा तेल होता है मेरे दोस्त। इसको रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या भारत ऐसा देश है कि जो मशीनरी नहीं बना सकता गाढ़े तेल को रिफाइन करने की? हमने बना दी। लेकिन हम वेनेजुएला से अगर कच्चा तेल लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हमने कहां से लिया? रशिया से। तो रशिया से हमारा तेल बंद हो जाए, इसीलिए रशिया पर 500% का टैरिफ आया और जो घटा के अब 100% कर दिया गया। लेकिन भारत के हिसाब से यह भी बहुत ज्यादा है। भारत रिफाइनरी के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ना बन जाए, इसीलिए अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए रशिया पर। अब आप कहेंगे ये सैंक्शन इसलिए लगे क्या? हां, क्योंकि डॉलर में ट्रेड होता है इसलिए सैंक्शन लग गए। तो अब हम तेल उतनी मात्रा में कैसे खरीदेंगे? हल्का फुल्का तो खरीद लेंगे। ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए क्यों? क्योंकि वहां पैक्ट है कि जो भी आवागमन होगा वो किसमें होगा? डॉलर में होगा। अब आप समझ गए, जिसके जूते में दम है वही आदमी सैंक्शन लगाता है। अब यहां देखिए रशिया की हालत क्या कर दी है। ये चीन की इकोनॉमी है, ये रशिया की इकोनॉमी है। 1.6 यानी 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रह गई रशिया की ओनली। ये लास्ट न्यूज है, ध्यान से देख लेना। एक आदमी देखिए क्या बोल रहा है। कृष्ण मुस्लिम थे, 5 वक्त के नमाजी थे, मौलाना जर्जिस अंसारी। बताइए कौन सा नशा करता है? कमेंट में लिखिए ना एक बार, इस नशे का नाम तो लिखिए कि कुछ और लोगों को भी ये नशा दिया जाए और उनको कहा जाए कि हां हां आप सही कह रहे हो। फटाक से क्या करिए, भगवा वस्त्र पहनकर यहां तिलक लगाइए और कीर्तन कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। करिए ना आप उच्चारण। हमने मान ली आपकी बात। अब आप संकीर्तन करिए और तुरंत बताइए कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे आराध्य हैं। करना पड़ेगा, तभी तो नशा उतरेगा। और या फिर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इनके पास चूरन है नशे को उतारने का। बड़े बड़ों के नशे उतारे इन्होंने। लिखिए कमेंट में, उतारे कि नहीं मेरे प्यारे भाई। यह भी जरूरी है आपको जानना। भारत का एक आदमी है, जैसे भारत में भारत रत्न मिलता है ना, वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है निशाने पाकिस्तान। भारत में कोई बहुत बड़ा काम कर देता है तो उसको भारत रत्न मिलता है, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दे तो उसको मिलता है निशाने पाकिस्तान। भारत रत्न कई लोगों को मिला है जो मुस्लिम रहे या पाकिस्तानियों को भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान का किसी भारत के को मिला है क्या? हां मिला है प्यारे भाई, और वो मिला है भारत के एक प्रधानमंत्री को। आप कहेंगे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का अवार्ड, वो भी निशाने पाकिस्तान? हां, और वो भी मिला है कई हमारे जाबाज खुफिया एजेंटों के खून से रंगा हुआ निशाने पाकिस्तान। 1980 के दशक की बात है मेरे प्यारे जाबाज, जिस समय पर धुआंधार कोशिश में लगा हुआ था पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाना है। हमारे वहां के खुफिया एजेंटों ने जब वो बाल कटवाने जाते थे तो उन बालों का सैंपल लेकर भारत में भेजा गया कि देखिए इसको टेस्ट कीजिए। फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग हुई तो उनके बालों में मिला यूरेनियम कंटेंट, और तब पता चल गई, पुख्ता हो गया कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। और वो बात अपने प्रधानमंत्री से शेयर की और प्रधानमंत्री के साथ इजराइल को शेयर की, तो इजराइल बोलता है कि ऐसा करते हैं, इनको दलों को खत्म ही कर देते हैं, मैं उड़ा देता हूं मिसाइल से। तो हमारा प्रधानमंत्री, नाम बता दूंगा आपको, तो हो सकता है आप इनको गद्दारे हिंद कह दें। हां, मोरारजी देसाई, पहले प्रधानमंत्री जनसंघ। और देखिए दोस्तों, उस समय पर इजराइल ने कहा मैं इसको यहीं खत्म कर देता हूं, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं। और मना करने के बावजूद फोन और मिला दिया अपने जिगरी यार को, ध्यान रखना मेरे दोस्त, और कह दिया कि तुम जो बम बना रहे हो उसका हमको पता चल गया कि तुम तो न्यूक्लियर बना रहे हो। और वो उसके कान खड़े हो गए कि अरे भारत से ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। भाई 300 से ज्यादा हमारे खुफिया जाबाज, हमारे रियल धुरंधर, 300 से ज्यादा लोगों को बहुत बेदर्दी से मारा गया पाकिस्तान के अंदर। उन सब की मौत का जिम्मेदार यह आदमी निकला।
अब पाकिस्तान ने बुलाकर इस आदमी को दिया निशाने पाकिस्तान। आधे लोग कमेंट सेक्शन में यह भी लिखते हैं कि यह पाकिस्तान का हमजा था जो भारत में प्रधानमंत्री बन गया। लक्षणों से तो यही लग रहा है। आप बता दीजिए आपको क्या लग रहा है मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन जाबाजों ने बहुत खून पसीना बहाया है, तब जाकर भारत इस मुकाम पर आया है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे दोस्त, अब अगर हम पीओके को लेते हैं जो पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई चू नहीं करेगा दुनिया में, कोई भारत से उलझना नहीं चाहता, ना चीन उलझेगा। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका कहेगा ये ठीक नहीं किया, बढ़िया भैया ठीक है, सारा काम ठीक थोड़ी करेंगे। और यूरोपियन यूनियन कोई बोलेगा नहीं, वो कहेगा ह्यूमन राइट्स का केवल ध्यान रखना। तो ये हमने ह्यूमन ही ले लिए तो राइट्स का झुंझुना पकड़ेगा? क्यों गलत कह रहा हूं? कि लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो इसको अगर हम लेते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। अब हमारे पास पानी, हमारे पास तेल, हमारे पास गैस और हमारे पास क्रिटिकल मिनरल, इन सब का एक्सेस अगर भारत को लेना है तो भारत के पास एक जगह है और वो है ये। और यहां पर बैठा हुआ है CIA, इसका इलाज कर दीजिए और भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत को वर्ल्ड पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यूनाइटेड नेशंस में तो हमने टाल ठोक दी है कि हम सेकंड क्लास मेंबरशिप वाले आदमी नहीं है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमको फर्स्ट क्लास मेंबरशिप चाहिए, फर्स्ट क्लास, जो हमको बहुत पहले मिल जानी थी, सरकार की इच्छा शक्तियों की वजह से रुक गई। आपको आर्टिकल कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना प्यारे जाबाज साथी। सब्सक्राइब करके जुड़ जाना आप जीतेंगे को व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो ना छूटे। और एक वीडियो आज दूसरे वाले चैनल पे भी डालूंगा, वहां पर जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में वही डालूंगा। कोई और टॉपिक है तो बता देना, उस पर भी मैं बना दूंगा। फिर मिलता हूं एक और धागा खोल एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।